हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे गेट में आए हुए ओएमसी के 2020 से 2025 के दौरान आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड इन NiCO4 एंड कोबाल्ट NoCO का होल थ्राइस। अब देखिए भाई, आप इसे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जाता है। देखिए, जनरली जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं, आप देखिए दोनों ही यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो नॉर्मली होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करते हैं। आपका यहाँ पे देखिए मेटल CO4, जैसे निकिल CO4 है, ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे एक CO को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, ट्राइवेलेंट फॉर्म में जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आपकी वेकेंट साइट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। उसके बाद कोई लीगेंट आके क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये लीजिए, अब इस तरीके की मैकेनिज्म को, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, आपका इंटरमीडिएट का डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, इसे बोला जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और NiCl CO4 आपका इसी तरीके के पाथवे से यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन देता है। अब कोबाल्ट NoCO का होल थ्राइस की ना यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे हमें एक वेकेंट साइट जनरेट करनी पड़ी थी निकिल के केस में। ठीक है, लेकिन कोबाल्ट के केस में आपका एक लिगेंड, बड़ा कमाल का लिगेंड लगा है। ध्यान से देखिए, कोबाल्ट का जो नंबर होता है ना एटॉमिक, मतलब वैलेंस सेल में, इसके पास यहाँ पे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट लिया जाता है वो 9 का लिया जाता है। 3 कार्बोनिल है तो इनका 6 हो गया, 9 6 15, तो इसका काउंट यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा NO का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका NO लीनियर फॉर्म में जुड़ा है। लीनियर फॉर्म वाले का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 3 होता है। और NO की एक खास बात क्या होती है, यहाँ पे देखिए NO जो अपना 3 का इलेक्ट्रॉन काउंट रख रहा था ना, ये क्या करता है भाई, यहाँ पे किसी भी लीगेंड की प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपना यहाँ पे नेचर लीनियर से क्या कर देता है, बेंट में यहाँ पे चेंज कर देता है, जहां पे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, सिर्फ एक काउंट किया जाता है। यानी कि आपने 3 से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या कर दिया, एक कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे साइट्स क्या होगी, अवेलेबल यहाँ पे मेटल के ऊपर अब यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे साइट अवेलेबल हो जाएगी तो लिगेंड पहले ही स्टेप में यहाँ पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और यहाँ पे इस वेकेंट साइड में आपका लिगेंड आ गया। ये आपका इंटरमीडिएट बना। इसके बाद ये NO क्या करता है भाई, देखिए वापस से लीनियर फॉर्म में जाता है। लीनियर फॉर्म में जाएगा वापस से, देखिए क्या है, अब ये 1 से वापस 3 में जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पे से आइदर ये लिगेंड अगर निकल गया तो वापस रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, फिर से लिगेंड अटैक करेगा, फिर से इंटरमीडिएट बनेगा, और कोई एक क्षण ऐसा आएगा जहां पे इनमें से एक CO भी यहां से निकले, एक CO निकलेगा, तो यहाँ पे आपका CO3 हो जाएगा, और आपने क्या कर दिया, सॉरी CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका लिगेंड चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोनिल का क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया वाया लिगेंड L। अब इस केस में देखिए, सबस्ट्रेट का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 5 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इस तरीके के पाथवेज को बोला जाता है एसोसिएटिव पाथवे। ठीक है, तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल है वो डिसोसिएटिव से आएंगे, और जो आपका जहाँ पे हेप्टिसिटी आ जाती है ना, वो भी लिगेंड आपका मैक्सिमम हेप्टिसिटी पे हो, मतलब कुल मिला के लोएस्ट हेप्टिसिटी में नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम या लोएस्ट से एक ज्यादा हेप्टिसिटी में हो, तो उस केस में क्या होती है आपकी इस तरीके की एसोसिएटिव पाथवे यहाँ पे देखी जाती हैं। तो NiCO4 फॉलो एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव गलत हो गया। NiCO4 फॉलो डिसोसिएटिव, ये सही है, और ये आपका क्या करेगा, एसोसिएटिव, ये सही है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और उसके अलावा बोथ एसोसिएटिव ये भी गलत हो गया, बोथ डिसोसिएटिव ये भी आपका गलत हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। यहां पे आपसे बोल रहा था करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2 अमंग NO माइनस है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट NO, दिस इज NO माइनस। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, देखो MECH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे CO। अब सबसे पहले देखिए भाई, इनका इलेक्ट्रॉन काउंट लिख लेते हैं। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट लिखने जाओगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट है H माइनस का 1, NO माइनस का 1, यहाँ पे इसके पास 2 माइनस है तो इसका 2, और इसका यहाँ पे कार्बोनिल न्यूट्रल है, तो इसके यहाँ पे, इसका यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया।
अब इसे बनाना है 18 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सिस्टम। तो देखिए कोबाल्ट का ना सॉरी रुथोनियम का एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन काउंट लेते हैं वो 8 लेते हैं, ठीक है। अब का CO का 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 5 हो गया, और मेटल मेटल बॉन्ड का आपका 2 हो गया। देखिए गिन लीजिए कितना हो गया, 10 14 16 16 और 8 24, और ये कितना हो गया आपका 8 32, 32 हो गया। 32 हो रहा है क्या, एक बार देख लें वापस। यस, 5 5 10, 10 और 4 14, 2 16, 16 और 16 32, तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया आपका 32। लेकिन अगर दो मेटल हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए 36। डेफिशिएंसी कितने की आई, यहाँ पे 4 की आई। अब ये लिगेंड ऐसे होने चाहिए L1 और L2 का जो यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए वो यहाँ पे 4 होना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 3 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, या ये हो जाए कि ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए। इन 3 पॉसिबिलिटी के यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। अब देखो भाई 3 वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी हट गई। 2 वाला है, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, तो यहाँ पे से आपका बहुत क्रिस्टल क्लियर है, या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट नाइट्रोसिल कैटायन, NO प्लस नहीं है, यहाँ पे आपको NO माइनस दिया हुआ है, ये इस चीज को आप नोट करना। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका देखिए भाई सिंपल सा है, डेविस मिंगो रूल का यहाँ पे कंसेप्ट है। देखिए कैटाइनिक मेटल आपको देखिए मतलब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स दे दिया जिसके ऊपर एक चार्ज है, जितनी बार जितना चार्ज होता है उतनी बार क्या होता है रिंग के ऊपर आपका या अल्कीन के ऊपर आपका क्या होता है यहाँ पे अटैक होता है। तो यहाँ पे एक बार चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके ऊपर एक बार यहाँ पे अटैक हो जाएगा, और आपका जो कंपाउंड होगा बिल्कुल कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनता हुआ आएगा, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। आई होप पूरा फंडा आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत सिंपल था, डेविस मिंगो रूल का है, हर कोई इसे नोटबुक में कराता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अमंग द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नीडो स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पे सिंपल सा है भाई, देखिए आपको दो तरीके की चीजें दी हैं, एक तो बोरेन्स दिए हैं, बोरेन्स में आपका क्या होता है BnHn, और यहाँ पे आपका क्या होता है सपोज करो यहाँ पे आप लिख देते हो X माइनस, ठीक है। अगर ये X माइनस अगर आपका यहाँ पे 2 माइनस हो जाए तो इसे बोला जाता है क्लोजो, 4 माइनस हो जाए तो इसे बोला जाता है नीडो, और 6 माइनस हो जाए तो इसे बोला जाता है अरेक्नो, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, इसके ऊपर अगर 0 हो जाए तो हाइपर क्लोजो, -2 हो जाए सुपर हाइपर क्लोजो, और इसके नीचे यहाँ पे क्लाडो आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब हम इतना डिटेल में नीचे लिखेंगे नहीं। इसके अलावा जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें आपको 12n रूल से आना होता है, X प्लस N इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12n डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अगर आपकी X की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब ये क्लोजो है, 2 आ गई तो ये नीडो है, 3 आ गई तो यहाँ पे ये क्या है जनाब आपका अरेक्नो है, ठीक है, अरेक्नो है। एन यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मेटल्स हैं इन क्लस्टर, जैसे यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एन की वैल्यू आप रखोगे, ठीक है, कि कितने मेटल आपके क्लस्टर में लाई कर रहे हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालना जानते हो, और एन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज नंबर ऑफ मेटल्स इन द क्लस्टर। तो सबसे पहले आप ये वाला केस देखिए, यहाँ पे आपका BnHn2 माइनस, इसका मतलब सीधी सी बात है दिस इज यहाँ पे क्लोजो, पहला वाला आपका क्लोजो है। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, इसका टोटल वैलेंस जब आप निकालने जाओगे, निकिल आपका क्या है भाई यहाँ पे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 10 × 5, ठीक है, प्लस 12 दूनी 24, और यहाँ पे आपका क्या है 2 माइनस है तो आप यहाँ पे 2 जोड़ दोगे, तो ये हो गया आपका 50 और 74 और 2 76, तो टीवी यहाँ पे आपका कितना आ गया 76 आ गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस n आपका कितना है 5 है, इक्वल टू यहाँ पे टीवी आपका 76 माइनस 12n, 12 × 5 यानी कि 60 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 16/2 यानी कि 8, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 - 3 यानी कि 8 - 5 इक्वल टू ये हो गया आपका 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो सीधा सा मतलब हो गया दिस इज अरेक्नो, दिस इज अरेक्नो।
अब यहाँ पे देखो ये क्या है भाई आपका C2BN और यहाँ पे H11। अब आपको पता है भाई ये कार्बन जो होता है ना वो क्या होता है BH का यहाँ पे क्या होता है आइसोलोबल फ्रेगमेंट होता है। तो दो C2 है तो यहाँ पे आप B2H2 रख सकते हो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा B9 का B11 हो जाएगा और यहाँ पे आपका H क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और 2 निगेटिव तो आपको दिया है। अब यहाँ पे BN HN+2 है तो यहाँ पे से आप 2 कम कर दोगे और जैसे ही 2 कम करोगे तो आपका निगेटिव में यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 4 माइनस हुआ तो इसका मतलब सीधी सी बात होगी दिस इज योर नीडो कंपाउंड। ठीक है, तो नीडो ही हमसे पूछा था और यहाँ पे आपका एक तो आपको नीडो यहाँ पे पहचान में आ गया होगा। अब इसका देख लेते हैं भाई। ठीक है, जब आप इसमें देखोगे सबसे पहले रोडियम है 9th, यहाँ पे 9 क्या होता है इसका, यहाँ पे 9 क्या होता है इसका वैलेंस यहाँ पे काउंट लेके चलते हैं तो 9 छक्का 54 प्लस 16 दूनी 32, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके 86 आ गई। अब अगेन फॉर्मूला वही है 6 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 86 माइनस यहाँ पे आपको अब रखना है 12n, 6 बार 6 72 रख दोगे डिवाइड बाई 2, यानी कि होगी आपका 14/2 7, x की वैल्यू आकी आपकी 1। तो इसका मतलब ये क्या है आपका यहाँ पे क्लोजो। अब एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए ऑस्मियम आपका आयरन का ग्रुप का है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 छक्का 48 प्लस यहाँ पे 20 दूनी 40, यानी कि इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 88। अब वही फॉर्मूला है देखिए 6 प्लस एक्स इक्वल टू 88 माइनस 12n, n यहाँ पे 6 बार 6 72 रख दोगे 72 डिवाइड बाई 2, यानी कि घटा के 16 आया और डिवाइड बाई 16 यानी कि 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये होगी आपका 8। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x आ जाएगा यहाँ से 2 और 2 ही तो हमें चाहिए था नीडो, तो ये क्या हो गया आपका नीडो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई आपका, ठीक है ये है आपका B5H11 यानी कि B5। अब HB5 करने यानी कि 6 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, यानी कि 6 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया आपका अराकनो एरेक्नो। ठीक है, और ये आपका B6H6, 4 हाइड्रोजन हटाए तो 4 निगेटिव, 4 निगेटिव आते ही आपका क्या हो गया अगेन ये भी आपका नीडो हो गया। तो 1 नीडो 2 नीडो और यहाँ पे ये 3 नीडो, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे क्लोजो नीडो और एरेक्नो का यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 आपके क्लोजो क्या है यहाँ पे नीडो है इनमें से, और बाकी दिस इज क्लोजो और दिस इज क्लोजो एंड 2 यहाँ पे आपके क्लोजो हो गए और 1 अरेक्नो 2 अरेक्नो, तो टोटल कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 थे, 7 में से 3 आपके यहाँ पे नीडो हैं, 2 अरेक्नो हैं, 2 क्लोजो हैं। पूरा फंडा समझ में आएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एनामलोस क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा था मेटल बोराइड दैट कंटेन आइसोलेटेड बोरोन एटम आर। अब देखो भाई ये थोड़ा सा ना क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके के सवालों को जर्नली नोट कर लेना चाहिए और यहाँ से लर्निंग निकालनी चाहिए। देखिए कभी भी किसी भी मेटल और ये जो बोरोन के क्लस्टर होते हैं ना, इनमें आपका फ्री बोराइड वहां पे होता है जहां पे मेटल की कंसंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा होती है, पर ये फॉर्मूला यूनिट पर फॉर्मूला यूनिट जहाँ पे मेटल क्या होगा ना ज़्यादा होगा, मेटल का जो रेशियो होगा मेटल और बोरोन के रेशियो में मेटल जहाँ पे ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होता है मेटल अपने क्लस्टर फॉर्म कर लेता है और इनमें क्या होते हैं आपके बोरोन या बोराइड्स क्या होते हैं अलग से क्या होते हैं इंडस्ट्रियल साइट्स में यहाँ पे पड़े रहते हैं। अब इसमें देखो इसका रेशियो मोर देन 2 है, यहाँ पे देखो लेस देन, ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, ये रेशियो आपका देखो नियर अबाउट मतलब 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तो ये आपका यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं हो सकता, इसमें मे भी आपका आइसोलेटेड, सॉरी यहाँ पे भी आइसोलेटेड नहीं होगा, यहाँ पे भी मेटल का ही रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, मेटल और बोरोन का रेशियो 1:1 है और यहाँ पे आपका मेटल का कम है, तो मे बी इस केस में आपका यहाँ पे क्या हो सकता है फ्री बोराइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका कोई बोरोन यहाँ पे फ्री नहीं हो सकता है। अगेन 1 और 1 इस केस में भी आपका फ्री बोरेन नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका एक ही यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ मेटल और बोरोन का जो रेशियो है ना वो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे 1.7 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए,
फ्री बोरोन के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में मेटल की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि मेटल क्या कर लेता है भाई, अपने यहाँ पर आइसोलेटेड क्लस्टर बनाता है और उनमें कहीं क्या होता है, ये बोरोन क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आके बैठ जाता है। ओके, आई होप आपको जो इसके पीछे का फंडा है वो समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे बोल रहा था एमओ एमओ बॉन्ड ऑर्डर इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब देखो कभी भी इस तरीके का मसला है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ईटा 5 CP, दो बाहर है तो इसे यहाँ पे 2 लिख लो, अंदर ले आओ, मोलिब्डेनम 2 हो गया और CO आपका क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन काउंट 10, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट 6 होता है, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके ये हो गया 30। और दो मेटल्स की रिक्वायरमेंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 36। डेफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन की आई। और 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे मेटल के पास क्या करना पड़ेंगे, 3 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। इसको निकालने का तरीका भी होता है आपका TV 18N माइनस TVE डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मेटल मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। ये लीजिए, ये फॉर्मूला भी अगर आप लगाओगे तो वही चीज आएगी। हमने वही चीज की, सबसे पहले हमने टीवी निकाली, टीवी निकाला, 18N से डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, देखिए डेफिशिएंसी 6 की आई। और एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, वही चीज हमने यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे 3 मेटल मेटल बॉन्ड की आपको रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट दिस कंपाउंड दिस फॉर्मूला कैन फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड विद दिस कॉम्प्लेक्स इज R, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, पाई बॉन्ड कितने हैं, और यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड कितने हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, ये मेटल मेटल वाले सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, मेटल मेटल वाले पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, मेटल मेटल वाले डेल्टा बॉन्ड की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिए भाई, इस तरीके के जो क्लस्टर्स होते हैं, इसमें आपका जो एमओ डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। सबसे नीचे एक सिग्मा होता है, देन आपके 2 पाई यहाँ पे लाई कर रहे होते हैं, देन यहाँ पे आपका एक डेल्टा लाई कर रहा होता है, फिर इसके ऊपर डेल्टा स्टार होता है, फिर यहाँ पे आपके पाई स्टार होते हैं, फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है। अब देखिए, 2 मॉलिब्डेनम है, लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होनी चाहिए। देखिए मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम ले लेते हैं X, ये आपका क्या है, देखो ये CH3 CO O माइनस, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। इसका यहाँ पे कितना है, -1 फॉर्मल चार्ज है, तो 4 का कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या हो गया आपका +2, यानी कि मॉलिब्डेनम यहाँ पे आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको पता है मॉलिब्डेनम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 निकल गए तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिब्डेनम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए भाई यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा, 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे ये समझ में आया होगा। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आपसे बोल रहे थे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने यहाँ पे क्या कर रखा है ना, देखो मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिख लेता हूँ ताकि मैं इसे समझा सकूँ अच्छे से। देखिए, एक Mn है यहाँ पे बैक साइड में, जिसको इसने डैश से दिखा रखा है इस तरीके से, इसको इसने लिखा है CO13। फ्रंट में एक है आपका CO, यहाँ पे आपका फ्रंट में CO है, बैक में CO है, ऊपर यहाँ पे इसने COCH3 लिखा है, ये लिखा है ना यहाँ पे, देखिए हाँ COCH3, और नीचे भी इसने क्या लिखा है यहाँ पे CO ये लिखा है, ठीक है। और बोल रहा है भाई जब आपने इसे हीट किया तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट बताना है। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट जो आपके बन रहे हैं सबसे पहले उनको नोट करो कि यहाँ पे क्या है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो जितने भी प्रोडक्ट आप देखोगे इन सब में क्या हो रहा है, ये CO बीच का यहाँ पे निकल रहा है, और यहाँ पे जैसी इसका मतलब डीकार्बोनाइलेशन हो रही है, और यहाँ पे आपका CH3 आ रहा है। लेकिन डीकार्बोनाइलेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा,
आपका यहाँ पे क्या होगा, एक CO यहाँ से क्या होगा, वेकेंट मतलब लॉस करेगा। लॉस करेगा तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, देखिए वेकेंट साइट आएगी। और वेकेंट साइट आएगी ना, अब देखो मैं आपको एक रिवर्स प्रोसेस बताता हूँ पहले। देखिए कभी भी अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी, यहाँ पे एक CS3 है और यहाँ पे एक CO है, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, वन माइग्रेटरी इंसर्शन करता है, जिससे आपकी ये चीज बनती है। अब इसी का रिवर्स आपको करना है, इसी का रिवर्स आपको करना है। तो इसके लिए आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी, वन माइग्रेटरी इंसर्शन करने के लिए आपके ये दोनों बॉन्ड क्या होनी चाहिए, सिस होने चाहिए, सिस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि CS3 यहाँ नीचे ट्रांस में है तो ये यहाँ से माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी क्या होगा, ये जो आपका यहाँ से डिकम्पोजिशन होना चाहिए ना इसका, वो सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए, इसके सिस होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा भाई, ये इसको मैं उठा के इधर रख देता हूँ, ये फंडा है हमारा, इसको उठा के मैंने इधर रख दिया कोने पे, कॉर्नर पे। ठीक है, अब इस फंडे के बेसिस पे समझिए, ये तो बॉन्ड क्या है, इसके ट्रांस में है। तो इसका तो वो क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन हमें करना नहीं है। डिसोसिएशन इसका हो सकता है क्योंकि ये और ये आपस में सिस हैं। उसके अलावा इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये कार्बन 13 है, इसके रिस्पेक्ट में ना अगर आप देखोगे ये वाला बॉन्ड, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, ठीक है, ये जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इस 13C वाले के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे सिस हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको रिमूव करो या इसको रिमूव करो, दोनों केसेस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो देखिए Mn, यहाँ पे 13C, यहाँ पे आपकी वैकेंट साइट। ठीक है, इधर आपका CO, इधर आपका CO, इधर आपका CO और ऊपर आपका CO CS3। ठीक है, या इसी का जो दूसरा भाई मैं बोलने वाला था आपसे, जिसको मैं कुछ इसी पेन से लिख रहा हूं, देखो Mn, ऊपर CO CS3, यहाँ पे आपका 13C वाला CO, यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे आपने वेकेंट साइड जनरेट कर दी और यहाँ पे आपका CO। ये दोनों एक्चुअल में ना आइडेंटिकल है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 13C के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस है, ये भी 13C के रिस्पेक्ट में सिस है, बाकी तो सब सेम है, बाकी यहाँ पे सब सेम है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों कंपाउंड क्या है, यहाँ पे सेम है। अब इसके बाद देखिए, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और ये मिथाइल यहाँ से यहाँ आएगा। तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपका आइडेंटिकल बनेगा, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं, Mn, यहाँ पे ऊपर आपका CO हो गया, यहाँ पे आपका C13 हो गया। ठीक है, और इधर आपका क्या आ गया, देखो CS3 आ गया। यहाँ पे लिख लो या उधर लिख लो, CO CO और ये आपका CO। ठीक है, अब देखिए ये आपका इन दोनों के निकलने से निकला, तो हम मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी बनने की, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 रही होगी, क्योंकि ये 2 साइड से यहाँ पे बनने की मतलब यहाँ पे चांसेस रखता है। अब एक केस आपका ये भी हो सकता है कि देखो जनाब, इसके ट्रांस वाला CO निकल जाए। जब ये ट्रांस वाला CO निकलेगा तो यहाँ पे आपकी वेकेंट साइड जनरेट होगी, और जहाँ पे वेकेंट साइड जनरेट होगी वहाँ पे कौन आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। Mn, यहाँ पे CS3 और ये आपका C13 है, इसके ट्रांस वाला यहाँ पे CS3 आ गया। फिर यहाँ पे CO, यहाँ पे का CO, ऊपर आपका CO बन जाएगा जब इस तरीके से माइग्रेशन होके CS3 यहाँ पे आ गया, और नीचे आपका CO। ठीक है, अब इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक साइड यहाँ पे खाली हो सकती है, तो इसकी फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 हो गई। उसके अलावा एक तीसरा प्रोडक्ट भी है, देखो वो डायरेक्टली क्या होगा, ये CO ही यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए, और आपका प्रोडक्ट बन जाए। देखो Mn, यहाँ पे CO, यहाँ पे CS3, यहाँ पे CO 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 CO। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ना डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 13C वाली की जगह पे CS3 आया है, और यहाँ पे 13C के ट्रांस में CS3 है, और इसकी भी फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ओवरऑल रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका जो आएगा वो आएगा 1:2:1। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे जब आप यहाँ पे ऑप्शन देखने जाओगे तो देखो 25 और 75 वाला तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, आपका क्या होगा 25 50 25। ठीक है, तो यही होता है आपका 1:2:1।
ठीक है, 25%, 50%, 25%। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 25, 25 और 50। 50 कौन सा है, देखिए जो सीओ के सिस में है, सीओ के सिस वाला आपका 50 होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बोला भी है, देखो सीओ 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 का सिस, सीओ का सिस 13C वाला जो सीओ है उसका सिस वाला क्या होगा आपका 50% होगा, ये देखिए भाई, ये मैंने आपसे बोला भी था। बाकी एक केस में 13C ही खुद रिमूव हो गया तो वो आपका 25%, एक केस में 13C के ट्रांस में जो आएगा वो आपका 25%, खत्म, मामला खत्म हो गया। क्वेश्चन आई थिंक आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ूंगा अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहा है कंपाउंड दैट सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपको कुछ कंपाउंड दे दिए हैं यहाँ पे, आपसे बोल रहा है कौन कौन सा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार ध्यान से देखिए भाई, मैं यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन काउंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो रोडियम का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है आपका 9, ठीक है, तो 3 है तो यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 सीपी रिंग भी है तो 5 3 15 इनका हो गया, ठीक है। उसके अलावा 3 सीओ भी है, 3 दूनी 6 इनका हो गया, और 3 मेटल मेटल बॉन्ड 1 2 और 3, 6 इसका भी हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया भाई यहाँ पे 27 और 15 32, 42 42 और 12 54, ठीक है। अब देखिए 54 आ गया, 54 को आप यहाँ पे किससे डिवाइड कर दोगे, कितने मेटल हैं 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 18 आ गया। तो बिल्कुल पहला कॉम्प्लेक्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। इसके बाद देखिए बी वाला देखते हैं। बी में जनाब आपका क्या है, यहाँ पे मोलिबडेनम आपको दिया है। देखो मोलिबडेनम का कितना होता है 6 होता है, तो 6 और 6 12, ठीक है। उसके बाद इनक्लोरिन्स का एक एक हो गया यानी कि 2 ये हो गया। उसके बाद इनक्लोरिन्स का 6 6 3 3 हो गया तो 6 ये हो गया। उसके अलावा मेटल मेटल बॉन्ड का 2 हो गया, ठीक है। और उसके अलावा सीपी रिंग का 5 5 10 हो गया, ये लीजिए। अब जब आप इसे काउंट करोगे 12 और 10 22, 22 और 6 28 और 4 32, 32। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो 12 12 और 6 18 2 20, 20 और 10 30 और 2 32, यस 32। तो 32 को जब आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 16। तो बिल्कुल भाई ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे पर मेटल क्या है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं सी वाला। सी में जब आप देखोगे अगेन आयरन का होता है आपका 8 यानी कि 8 दूनी 16, 2 मेटल का हो गया 16। उसके बाद देखिए सीओ और सीओ का आपका कितना हो गया 4 हो गया, 2 सीओ है तो 4 हो गया। क्लोरीन क्लोरीन का आपका कितना हो गया 2 हो गया। मेटल मेटल बॉन्ड का आपका कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद 2 सीपी रिंग है तो इनका 10 हो गया। तो टोटल जब आप मिलाओगे 16 और 10 26, 4 30, 30 और 4 34 बट्टे 2 यानी कि 17। तो ये क्या है भाई यहाँ पे पर मेटल यहाँ पे क्या आएंगे 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगेन दिस इज नॉट योर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो यहाँ पे ऑस्मियम का कितना होता है, ऑस्मियम और आयरन एक ही फैमिली के हैं तो ऑस्मियम का हो गया 8। ऊपर आपकी ईटा 6 लगी है, ईटा 6 की बेंजीन रिंग ईटा 6 अरीन, ये लीजिए 6। क्लोरीन का हो गया आपका +1। उसके बाद देखो इस नाइट्रोजन का 2, इस नाइट्रोजन का 2 यानी कि 4 इसका हो गया, ये लीजिए। और यहाँ पे आपका +1 का चार्ज है यानी कि इसको आप माइनस कर दोगे तो ये लीजिए भाई 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो डी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आएगा। मैंने जितनी भी कैलकुलेशन की यहाँ पे आपका कोवेलेंट मेथड से न्यूट्रल एटम मेथड से यहाँ पे की है, तो आपको भी मतलब मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि ये मेथड थोड़ा ईजी होता है तो आप इससे यहाँ पे चलिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है वेकर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इज कैटलाइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखो बहुत सिंपल है वैसे तो, इसका जो राइट आंसर है वो है पैलेडियम 2 और कॉपर 2। जनरली होता क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको PdCl2 या पैलेडियम एसीटेट दिया जाता है। इसमें सबसे पहला आके क्या करती है आपकी अल्कीन जो होती है कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना रिएक्शन मीडियम में आपका वाटर लिया जाता है। वाटर क्या करता है जनाब आपका इस सेंटर पे अटैक करता है जिससे ये लेस हिंडर्ड वाली साइड से क्या करे पैलेडियम के साथ क्या करे बॉन्ड फॉर्म करे। हमेशा ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरीके के जब अटैक होते हैं ना तो
उस सेंटर पे अटैक होता है जिससे आपका क्या हो, मेटल पे अटैक कहाँ से हो, लेस हिंडर्ड साइड से हो। यानी कि अटैक मोर हिंडर्ड साइड पे करना है जिससे कि आपका पाई बॉन्ड मूव करके लेस हिंडर्ड साइड से मेटल पे अटैक करे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखा। मेटल हमेशा क्या करता है भाई, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लेस हिंडर्ड साइड से यहाँ पे अटैक करना प्रीफर कर, मतलब यहाँ पे अल्कीन और जो मेटल होता है वो लेस हिंडर्ड साइड से यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए पीडी, ये आपका ये बना, यहाँ पे आपका ये आ गया, और यहाँ पे आपका OH2 आ गया, जो फाइनली H प्लस रिलीज कर देगा, तो यहाँ पे आप OH लिख लो। अब ध्यान से देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, यहाँ पे आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होती है, ये यहाँ से इधर जाता है, ये यहाँ से निकलता है, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, ये अल्कीन बन गई, इस तरीके से OH इनॉल बन गया, जो फाइनली टॉटोमराइज होके करस्पॉन्डिंग मिथाइल कीटोन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ये लीजिए, इसको मैं R लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ। ठीक है, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे आपका PD, अब देखो +2 में था, तो इसका मतलब यहाँ पे Cl 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 Cl, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे से एक Cl निकला होगा। ठीक है, जब ये इस तरीके से अटैक हुआ होगा ना, तो उस केस में आपका एक Cl क्या होता है, यहाँ से जब ये अटैक होता है तो एक Cl यहाँ से निकल जाता है, तो आपका यहाँ पे H और Cl पैलेडियम +2 में होता है। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन देता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा तो यहाँ पे HCl रिलीज होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अगेन PD0 आ जाएगा। अब PD0 तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, तो PD0 को वापस ऑक्सीडाइज कौन करता है, यहाँ पे कॉपर 2 क्या करता है, इसे ऑक्सीडाइज करता है किसमें, पैलेडियम 2 में। इसके दो इक्विवेलेंट आते हैं, और ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर 1 में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे इसका इन सीटू ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको O2 वगैरह स्पीसीज यहाँ पे दी रहती है, जिसमें वापस से ऑक्सीडाइज होता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे कैटालिटिक साइकिल आपकी चलते रहती है। तो अगेन यहाँ पे आपको पैलेडियम 2 की जरूरत है, जो मेन रिएक्टिव स्पीसीज है, उसके अलावा कॉपर 2 यहाँ पे क्या करता है, को कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ए है। ये चीज का आप ध्यान रखना। इसमें एक बहुत कमाल का स्टेप जो ये दूसरा वाला था ना, इसमें कई बार क्या होता है, इसी तरीके से मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई OH इस तरीके से दिया होगा, तो उस केस में बाहर के पानी के बजाय ये खुद ही अंदर से यहाँ पे अटैक कर देता है। बट ये आपका ऑर्गेनिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी, अगर पढ़ा हमने। ठीक है, तो वहां पे मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए गेट 2023 का। इसमें आपसे बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ट्रीटमेंट ऑफ दिस विद NaHG, सोडियम मरकरी अमलगम के साथ यहाँ पे आपका निकेलोसिन को ट्रीट किया। अब देखो निकेलोसिन जो होता है ना, वो क्या होता है आपका यहाँ पे 5 5 10 और 10 18 नहीं, मतलब ये क्या होता है आपका 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब भी आप क्या करते हो ना, किसी भी चीज को सोडामाइड के साथ सॉरी यहाँ पे सोडियम मरकरी अमलगम के साथ ट्रीट करते हो, आइदर वो क्या कर देगा, उनको करस्पॉन्डिंग अनाइनिक फॉर्म में ले आएगा, वहां से लिगेंड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कार्बोनिल्स के साथ अगर ट्रीट करोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे इसे FeCO5 के साथ ट्रीट किया, ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, बस यहाँ से क्या करेगा, CO को स्नैच करना स्टार्ट करता है इस तरीके से, और इसको करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइलेट्स में ये कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है 4 4। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ पे करेगा, लेकिन ये तो पहले से ही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करता है, अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जो यहाँ पे CP रिंग है, और जो पहले ईटा 5 में थी, अब वो किस में आ जाएगी, ईटा 3 में आ जाएगी, जिससे इसका यहाँ पे 5 + 3 प्लस यहाँ पे 10, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का जो फंडा है वो यहाँ पे क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या बोलोगे, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस केस में तो इसने 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना दिया, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इसने ईटा 3, अच्छा ये आपका इनकरेक्ट है। देखो अगेन ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे इसने गलत कर दिया, क्योंकि जब CP आपकी ईटा 3 में जाएगी ना, देखिए इस तरीके से, जब CP ईटा 5 में होगा आपका, ठीक है, तो ईटा 5 में क्या होता है आपका, देखिए इस तरीके से C5H5 होता है। ठीक है, ये लीजिए C5H5 होता है। ठीक है, लेकिन जब ये ईटा 3 में जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अनाइनिक फॉर्म होगा, ये लीजिए, और उसके अलावा इन सेंटर्स पे आपके क्या होंगे, यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लीजिए।
ठीक है, इस तरीके से जैसे बर्च रिडक्शन होता है ना, सेम उसी तरीके का काम होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपके 7 हाइड्रोजन होंगे। दैट्स वाई इन अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे आपका ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये लीजिए। और उसके बाद ऑप्शन डी में इसने क्या कर दिया, दोनों को ईटा 3 में कर दिया, जो कि अगेन पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल की अगेन फिर मतलब ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल यहाँ पे बन नहीं पाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला था करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CO2 CO8 इज R। देखिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पे NaHg के साथ रिएक्ट करा रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये किस में कन्वर्ट करता है, इसे कार्बोनाइलेट्स में। देखिए कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसकी दूसरी इक्विलिब्रेटिंग फॉर्म होती है जहाँ पे ये ब्रिजिंग नहीं होते हैं, 4 CO आपके ऐसे होते हैं। ठीक है, 4 CO आपके ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये लीजिए। अब देखो इट रिएक्ट विद Na टू गिव, बिल्कुल देखिए Na क्या करेगा, Na की खास बात क्या है, Na यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ से इसको देगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से दिया तो ये यहाँ से इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और दूसरा Na का मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जो काम आपका बर्च रिडक्शन में होता है। तो ये बॉन्ड आपकी यहाँ से क्लीव हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CO का 4, और यहाँ पे माइनस आया, और यहाँ पे आपका क्या आया, Na प्लस आया। ये लीजिए, ये स्पीसीज आपकी फॉर्म हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है भाई, यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। ये बोल रहा है इट कंटेन 3 ब्रीजिंग कार्बोनिल। देखो CO8 जो होता है वो सिर्फ 2 ब्रीजिंग कार्बोनिल यहाँ पे कैरी करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है इट कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी कि जो एक कार्बोनिल है ना, मेटल कार्बोनिल है, इट कैन बी प्रिपेयर बाय रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन ऑफ CO मतलब कॉपर असीटेट डॉट 4H2। अब देखो भाई आपको इसके लिए आपको यहाँ पे जो मेटल कार्बोनिल है उनकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। देखिए आपकी जो प्रिपरेशन होती है, एक तो क्या आप मेटल को यहाँ पे डायरेक्टली CO के साथ ट्रीट कर दो, इसे बोला जाता है डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन, और यहाँ पे आपका इस तरीके की स्पीसीज फॉर्म हो जाती हैं। लेकिन इस केस में 2 ही मेटल इस तरीके की रिएक्शन देते हैं, निकेल और यहाँ पे आयरन। इसके अलावा जितने भी मेटल आपके, ठीक है, भले ही आपका ये है मैंगनीज, ठीक है, इसको मैंगनीज क्लोराइड या मैंगनीज असीटेट के साथ, ठीक है, और CO के इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या करोगे, इसे हीट करोगे। ठीक है, कोई यहाँ पे ऑक्सीडाइज ये रिएजेंट भी डालना पड़ता है आपको, कई बार LiAlH4 डालते हो आप। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये स्पीसीज है आपकी, ठीक है, COOAC का होल ट्वाइस, तो असीटेट, इनके आपको क्या लेने पड़ेंगे, सॉल्ट लेने पड़ेंगे, फिर आप इन्हें CO के साथ ट्रीट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो कईयों में क्या होता है, CO खुद क्या करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। कईयों में आपको एक्सटर्नल रिड्यूसिंग रिएजेंट, जैसे मैंने आपको बताया LiAlH4, इस तरीके के रिएजेंट आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। तो इन केसेस में आपके क्या बनते हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन है। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। निकेल और आयरन के लिए क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है 2 आइसोमर एग्जिस्ट इन हेक्सेन सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये देखिए मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक ब्रिजिंग और एक यहाँ पे नॉन ब्रिज्ड आइसोमर है, तो ये यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड टू मेटल सेंटर इन, ये देखिए अब इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा और आपसे बोला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड, C60 मॉलिक्यूल दिया है, ये लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी हेप्टिसिटी निकाल लेते हैं C60 की। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 6, इसकी हेप्टिसिटी को मैं ईटा मान लेता हूँ, और 5 दूनी 10 यहाँ पे आपको दिया है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 16 प्लस ईटा, और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ईटा आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 2। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे आपका ईटा 2 में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर मैं आपको सही मायने बताऊं तो एग्जाम में मैंने इसका आंसर लगा दिया था 2, क्योंकि टाइम बचा था बहुत कम, और मैं उतनी तेजी से क्वेश्चन को यहाँ पे रीड नहीं कर पाया था। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड टू मेटल सेंटर, मेटल सेंटर के साथ यहाँ पे कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। तो बिल्कुल 2 तो इसके कनेक्टेड है, लेकिन 5 इसके भी कनेक्टेड है। 2 + 5 इसका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे आपका 7। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट। ओके,
ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है ऑर्गेनोमेटलिक कैटलिस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी ने ये गलत कर दिया तो समझ लीजिए भाई उसने ओएमसी में कुछ नहीं पढ़ा था। ये आपकी एक मेटाथीसिस रिएक्शन है, ठीक है। मेटाथीसिस रिएक्शन में आपका यहाँ पे क्या होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट का यूज करते हो, ग्रब्स होइडा का, या यहाँ पे आप श्रॉक कैटलिस्ट का यूज कर लेते हो। तो यहाँ पे मेटल कार्बीन्स क्या होती है आपकी रिएक्टिव, मेटला कार्बीन्स क्या होती है यहाँ पे रिएक्टिव कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करती हैं। इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए। बाकी ये कैटलिस्ट आप जानते हो, दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आपका हाइड्रोफॉर्माइलेशन का कैटलिस्ट है। और ये आपका क्या है, अगर आपने कभी ये ब्राउन्स कैटलिस्ट पढ़ा है, ब्राउन्स कैटलिस्ट की रिएक्टिव फॉर्म है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इरिडियम रख दिया जाता, ठीक है, इरिडियम पीपीएस3 तो उस केस में क्या होता आपका क्रैबट्रीज कैटलिस्ट की रिएक्टिव फॉर्म होती। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें देखिए भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विद द लोएस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अगेन देखिए भाई सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपका देखिए जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होता है, ठीक है, सीओ का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। अब मेटल यहाँ से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे देगा उतनी ये फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये जितना डोनेशन बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ये कम होती जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस केस में मैंगनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम -1 में है, क्रोमियम 0 में है, और यहाँ पे आपका क्रोमियम 0 में है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही इतनी ज्यादा वेनेडियम के पास कि ये इस कार्बोनिल को यहाँ पे दे के क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पागल कर देगा, और ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गजब का ही वीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। आपने एक चीज पढ़ी भी होगी कि मेटल के ऊपर जितना निगेटिव चार्ज आता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। हालांकि इसमें एक थोड़ा एक्सेप्शन था, लेकिन आईएससी ने पेपर बनाया था, उन्होंने पूरा कंसेप्चुअल बेसिस पे इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी दिया था। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा आपसे द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्स और इन दिस कॉम्प्लेक्स इज वाई। आपसे बोल रहा है भाई यहाँ पे बताइए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो ये आपका क्या है, Cp2 MO2, यहाँ पे CO का होल 4, अगेन Cp का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया आपका 10, MO का हो गया 6 दूनी 12, इसको मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूँ, और CO का हो गया 4 दूनी 8, 20 30, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। अब 36 - 30/2 यानी कि ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे, एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ गई। और एक बार वाई की भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अंदर दिया 5 दूनी 10, आयरन का होता है आपका 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 22 और 10 32, ठीक है। जब आप 36 - 32 मतलब 36 - 32 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसका मतलब y आपका कितना हो गया भाई, यहाँ पे 2 हो गया। और आपसे x प्लस वाई यानी कि 3 और 2 यहाँ पे जोड़ने के लिए इसने बोला था, जिसका जवाब यहाँ पे 5 होना चाहिए था। बहुत बेहतरीन और बहुत मतलब अच्छे तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन था। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोल रहा है द हेप्टिसिटी ऑफ अल्लाइल एंड Cp and the ligation mode of NO in thermodynamically stable complexes, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही यहाँ पे फॉलो करना। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखो रुथोनियम का आपका होता है 8, ठीक है, ईटा इसने बोल रखा है x है, ठीक है। कार्बोनिल का इसने बोल रखा है भाई कितना है यहाँ पे 2 दूनी 4, और NO का मैं खुद मान लेता हूँ y है, ठीक है, इक्वल टू 18, और x प्लस वाई आपका कितना होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए आपका x प्लस वाई होना चाहिए आपका 6, क्योंकि 8 4 12, 12 उधर जाके घट गया तो 6 हो गया। अब देखो ये है अल्लाइल, अल्लाइल की यहाँ पे 2 ही तरीके की हो सकती है, आइदर x आपका 1 हो सकता है, या यहाँ पे ये क्या हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक है। अल्लाइल की 2 ही हेप्टिसिटी होती है, 1 और 3, ठीक है। अब देखो भाई, और NO जो लिगेंड होता है इसकी भी क्या होती है 1 और 3 ही होती है। अब x प्लस वाई को अगर 6 करना है ना तो x को भी 3 करना पड़ेगा, y को भी आपको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईटा यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया पहले केस में, और NO की यहाँ पे क्या यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं पूछा है, यहाँ पे इसका नेचर पूछा है, इसका बॉन्ड एंगल पूछा है, या इसका लाइगेशन का मोड पूछा हुआ है, जो कि यहाँ पे लीनियर मोड होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन काउंट 3 आता है नाइट्रो का तो उस केस में इसका लाइगेशन मोड क्या होता है, लीनियर होता है। ये लीजिए,
तो पहला चीज आपका हो गया। अब एक बार दूसरा भी देख लेते हैं इसी तरीके से। ये लो भाई, रुथोनियम का 8, Cp की हेप्टिसिटी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मतलब मैं क्या मान लेता हूँ DVAY, ठीक है। CO का आपका कितना हो गया यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे NO का कितना हो गया, NO का हो गया आपका Z मान लेते हैं, ठीक है। और इधर आपका 18 हो गया। तो अगेन 8 4 12, यानी कि Y प्लस Z आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 6, ठीक है। अब अगेन ईटा की हेप्टिसिटी 1, 3 और 5 में से कुछ हो सकता है, और NO यहाँ पे 1 और 3 हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये आपका 5 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये दोनों 3 और 3 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए के बेसिस पे आपका यहाँ पे ईटा 3 लीनियर, एक ही ऑप्शन बन रहा है यार, ऑप्शन बी। ईटा 3 तो सही है, लेकिन NO बैंड गलत हो गया, ईटा 1 गलत, ईटा 1 गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन 1 के बेसिस पे। बाकी दूसरा भी आप वेरीफाई कर लो, देखो ईटा 5 यस, और ये यहाँ पे बेंट होगा, क्योंकि एक में आपका बेंट होता है, 3 में आपका लीनियर होता है, तो बिल्कुल ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूरा मामला आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक टाइप से, ठीक है भाई। देखो अगेन ऑर्गेनिक क्या, यहाँ पे भी आपका वही रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। देखो हाइड्राइड आएगा 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। अभी थोड़ी देर पहले जब वेकर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म बताई थी तो क्या बोला था कि जो अल्कीन होती है हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से मेटल से जुड़ती है, तो अटैक कहाँ पे होगा, मोर हिंडर्ड पे, ये यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका रोडियम CH2, फिर उसके आगे CH2 और R, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। तो देखो भाई पहला जो है CH2CH2R, ये देखो हिंडर्ड साइड से जुड़ गया गलत, हिंडर्ड साइड से जुड़ गया गलत, और ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे जब ये चीज आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 1 माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ होगा। तो ये लीजिए CO यहाँ पे आ गया, ये लीजिए CO यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी आपने कर दिया। अब इस केस में आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे 3 क्या होगा, तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे आपको कोई मेटल दे रखा है इस तरीके से, मेटल के साथ जब ये अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा 5 और 5। अब देखो तुरंत ये इस तरीके से दीवार चैट डनकिंसन मॉडल से तुरंत यहाँ पे किसमें देखो इधर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो ये किस में चला जाएगा, मेटला साइक्लोप्रोपेन में जाएगा। तो ये लीजिए भाई मेटला साइक्लोप्रोपेन बनाइए यहाँ पे 5 5। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, आगे जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से इधर गिर जाएगा। ये लीजिए आपका मेटल, क्योंकि देखो कार्बन ना अपनी वैलेंसी 4 से 5 कर नहीं सकता है, तो इसको अब यहाँ पर मजबूरन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये लीजिए डबल बॉन्ड ऐसा आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे 5 एंड 5। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड, ये देखिए, फिर एक सिंगल बॉन्ड, ये देखो, फिर आगे डबल बॉन्ड, ये देखिए। तो ये ऑप्शन मतलब ये तो यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, इसको हटाइए। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अब रिजेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। फंडा मैंने आपको बताया पूरा कि क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, इसे दीवार चैट से किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मेटला साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे। देन यहाँ पे उसकी क्या होगी, यहाँ पे रिंग ब्रेकिंग होगी, ठीक है, टू गेन द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक का मिक्स है, लेकिन देखो पहले केस में यहाँ पे इसने रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस करा रखी है। तो आपको क्या करना था, इसको कट करना है, इसको कट करना है, इस CH2 को इधर जोड़ दीजिए और इस CH2 को इधर जोड़ दीजिए। तो जो आपका M है ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो नीचे का पोर्शन एज सच रखिए आप, इधर आपका एक ग्रुप लगा है, इधर आपका एक ग्रुप लगा है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन ये रहा। इससे आगे मैंने क्या बोला, एक CH2 आप इधर जोड़ दो और एक CH2 आप इधर जोड़ दो, ये लो जी, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया, दिस इज M। उसके बाद एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, हीट कर रखा है। जब आप हीट करोगे तो सिंपल सी बात है यार, देखो 1 2 3 1 2 3 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है ना मूव होके, ये देखो, ठीक है।
इसके बाद जो आपका ये CH3 है ये एज सच रहेगा, ये लो और आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर की रिंग बन गई जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। तो N तो आपका 8 मेंबर का रिंग हो गया और M आपका ये हो गया। बाकी यहाँ पे तो इसने रिडक्शन कर दिया गलत, और यहाँ पे इसने पता नहीं क्या ही किया है, ये भी आपका गलत। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका अगला सवाल है। इसमें आपसे बोल रहा था वास्कास कॉम्प्लेक्स ट्रांस, ओके सो अच्छा वास्का कॉम्प्लेक्स जो है, वास्का कॉम्प्लेक्स आपसे बोल रहा है। अच्छा वास्का कॉम्प्लेक्स आपको दिया दिया भी है। अच्छा इसमें तो OMe है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इरिडियम, यहाँ पे PPS3, यहाँ पे PPS3 और इरिडियम सॉरी क्लोरीन और CO एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ट्रांस होंगे। ये लीजिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने पे आ रही है, 1967 सेंटीमीटर पे आ रही है। ठीक है, CO फ्रीक्वेंसी। तो आप बोल रहे थे कॉम्प्लेक्सेस, जो नीचे कॉम्प्लेक्सेस दिए दैट विल शो एन इंक्रीज इन VCO देन दिस, मतलब ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं नीचे दिए वालों में से जिसमें आपकी ये CO फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी इस नंबर से ज्यादा आएगी। अब ध्यान से देखिए भाई, सिंपल सी पहली चीज तो यह है, देखो यहाँ पे जो भी ग्रुप ऐसे होंगे जो क्लोरीन जैसे दे के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करा था, अब जितने ग्रुप ऐसे आएंगे जो क्लोरीन से ज्यादा डोनेट करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई यहाँ से इसकी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे ना, इस केस में देखो यहाँ पे ट्रांस का सेम है, बट सिस वाले में ना इथाइल जुड़ गए, फिनाइल आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इथाइल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, अब देंगे तो यहाँ पे से ये बॉन्ड आपका आगे की ओर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो गया। इस केस में OMe ऑक्सीजन तो और ज्यादा बढ़िया डोनर है यार, तो इस केस में भी आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। ये लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ना, यहाँ पे आपका एक क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे क्या होता है, इस तरीके से कॉपर कॉपर ऑक्सीजन, ये लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस केस में ऑक्सीजन क्या होता है आपका O2 2- वाली फॉर्म में होता है, सॉरी ओहो यस, इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे एक तो ये पहले से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन सब में क्या है ना, देखो +1, ठीक है, यहाँ पे भी ये +1 OMe की वजह से, यहाँ पे +1 इसकी वजह से, और यहाँ पे से ये क्या हो रही है, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर आइदर चार्ज -2 हो सकता है या -1 हो सकता है। सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड भी ये यहाँ पे हो सकता है, सुपर ऑक्साइड के केस में माइनस हो सकता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, +1 से ज्यादा होगी, आइदर +2 होगी या +3 होगी। +2 ये जनरली दिखाता नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये यहाँ पे परऑक्साइड की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। अब अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मेटल के ही पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना स्टार्ट करेगा, खींचेगा तो यहाँ पे जो CO है ना, तो ऑक्सीजन भी अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये बॉन्ड आपका और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे VCO क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसका C क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस पर्टिकुलर केस में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे इरिडियम है, इरिडियम पे देखो एक तो NCMe लगा है। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, देखो ये क्या है आपका N ट्रिपल बॉन्ड CMe है, ये किसकी तरह बिहेव करता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बोनिल की तरह बिहेव करता है। कार्बोनिल आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब खींचेगा तो यहाँ पे से वही सेम कहानी, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो इस केस में भी VCO आपका क्या होगा, रिलेटिवली इस देने वाले से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेने वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बढ़ा देगा। तो इसलिए यहाँ पे D वाला भी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रीक्वेंसी में देखिए सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देंगे, मेटल आगे इसको देगा, तो इसकी यहाँ पे से
बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी, आईआर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और वही यहाँ पे जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे या मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बाय मींस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मेटल क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट करेगा। और जब कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की ओर सीओ की जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करना क्या करेगा यहाँ पे स्टार्ट करेगा। और एक बार पंप करना स्टार्ट किया तो बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे बोल रहा था कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका 2025 के आए जितने भी हैं 2025। द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज आर। अब देखो भाई पूरी कहानी वही है। ये सबसे पहले तो ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो Mn2CO10, ये तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बेसिस पे आपको पता है इसमें क्या होता है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है और कोई ब्रिजिंग यहाँ पे होती नहीं है, तो ये आपका आंसर इसका नहीं होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये क्लस्टर का है। यहाँ पे मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है भाई यहाँ पे जो म्यू SO4 है ना, देखो H2SO4 आपने मॉलिक्यूल पढ़ा होगा। अब SO4 बनाने के लिए 2 H प्लस निकाले तो इसके ऊपर 2 निगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे SO4 का 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में SO4 का 2 होगा, ठीक है 2 होगा वरना 4 में तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे SO4 का 2 था, ठीक है। अब देखिए अगर ये 2 है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 2 और यहाँ पे 2, यानी कि मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने X मान ली, ठीक है, तो इसका 2x हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे ये कितना हो गया -4 हो गया इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी +2 हो जाएगी, मॉलिब्डेनम +2 यानी कि आपका D4 सिस्टम। D4 मतलब अभी हमने देखा था, ये लीजिए सिग्मा पाई पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार और यहाँ पे सिग्मा स्टार। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी ऑक्सीडेशन D4 सिस्टम बनाया, 2 है तो टोटल कितना हो गया D4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन बोले तो यहाँ पे 4 आपके क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे बॉन्डिंग में फिल्ड हैं। तो इसका ये तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे का एक हमने पढ़ लिया। अब तीसरा वाला भी देखो, ये है आपका HPO4, बाकी सब सेम है, ठीक है। ओहो 1 मिनट रुको यार, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया आई थिंक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ। एक्चुअल में सही है याला, ये देखो 1 मिनट रुकिएगा, हाँ इसको मैं देख लेता हूँ। देखो SO4 लिखा है, SO4 का आपको पता है 2 निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 निगेटिव है, ये चीज़ मैं मिस कर गया था। तो देखो इसको हम इसी तरीके से लेके चलते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 2x ले ली, मतलब x ले ली तो 2 की यहाँ पे 2x होगी। इसका यहाँ पे काउंट कितना हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 -8 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 माइनस है यानी कि +3 हो गया, यानी कि 0, यानी कि 2x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। इसका मतलब एक की यहाँ पे +2 होगी और दूसरे की यहाँ पे क्या होगी +3 होगी। अब अभी हमने देखा +2 का मतलब मॉलिब्डेनम D4 +3 का मतलब मॉलिब्डेनम +3 मतलब D3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 7 होगी है। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए सिग्मा पाई पाई डेल्टा, ठीक है। और इसके ऊपर डेल्टा स्टार पाई स्टार और यहाँ पे सिग्मा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा इस केस में। बॉन्ड ऑर्डर 3.5 इक्वल टू और ग्रेटर हमें बताना था, तो यस इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3.5 आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ कर गया था, मैंने -3 नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। जब पूरा देखा तो यहाँ पे समझ में आया। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बेसिस पे 1 आता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप तीसरा वाला देखो, इस केस में ना जैसे आपने पिछले केस में H2SO4 समझा था उसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड समझिए H3PO4, यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन जब आप हटा दोगे HPO4 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे 2 का ही है, यानी कि 4 दूनी 8। मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप ले लो 2x, ये हो गया आपका 8। उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका देखिए +2 यानी कि हो गया 0। 2x ये क्या हो गया आपका -6 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से +3।
x की वैल्यू +3 आने का मतलब है कि मॉलिब्डेनम आपका +3 में है दोनों, +3 का मतलब D3 यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब यहीं तक आप भर पाओगे। तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 3, और 3 वाला थोड़ा बताना है भाई, बॉन्ड ऑर्डर 3.5 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब ये वाला केस भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस केस में मॉलिब्डेनम का ही भाई क्रोमियम है सेम ग्रुप के, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लेता हूँ x, यानी कि 2 का हो गया 2x, ठीक है। अब देखो भाई ये आपका क्या है, यहाँ पे असिटिक एसिड का भाई है, ठीक है, एसिटिक एसिड का भाई है असिटिक एसिड, CH3COOH, एक H आप हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे असीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा COO-, तो यानी कि इसका क्या है, यहाँ पे एक ही निगेटिव चार्ज है, 4 है तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x क्या हो गया आपका +2 हो गया। इसका सीधा सा मतलब आपका क्रोमियम क्या है भाई, यहाँ पे क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +2 बोले तो यहाँ पे D4 सिस्टम, D4 का मतलब तो यहाँ पे एक और भर जाएगा, एक और अगर भर गया तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 आ गया तो 3.5 से बड़ा ही है, तो डी क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो गया, ए एंड डी क्या हो गया आपके राइट आंसर हो गए। ए का बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आया 3.5, बी का आपका निकल के आया 1, सी का आपका निकल के आया 3, और डी का आपका निकल के आया यहाँ पे 4। ये लीजिए भाई, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल, ओके। ये ना थोड़ा सा आपका किससे है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जब आप एनएमआर पढ़ते हो तो वहाँ पे किस तरीके अल्कीन किस तरीके का मोशन यहाँ पे शो करती है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो रेदर ट्विस्ट की ये बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपने ये जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे इस तरीके के, देखिए मेटल EN का होल थ्राइस, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन आप इन्हें किन्हीं पर्टिकुलर सॉल्वेंट वगैरह में लेके जाते हो तो वहां पे इनका दूसरा इनेंशियोमर फॉर्म हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये प्लस इसका इनेंशियोमर दोनों 50-50 अमाउंट में फॉर्म होते हैं, रसीमाइजेशन हो जाती है। तो इस रसीमाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 3 क्या आती हैं आपकी, वैसे तो 2 तरीके की मैकेनिज्म आती है, एक विद बॉन्ड ब्रेकिंग और एक विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो अगेन 2 तरीके की होती है, एक रेदर ट्विस्ट से आती है और एक आपका बेलर ट्विस्ट से आती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग में आपका बॉन्ड डैंगलिंग वाला मैकेनिज्म आता है, जो कि अभी इस केस में उतना बढ़िया लगता है नहीं, ठीक है। इस केस में यहाँ पे रेडर ट्विस्ट वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि वो जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ इस केस में यहाँ पे बोल क्या रहा आपसे, द 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ द गिवन इरिडियम कॉम्प्लेक्स एट रूम टेम्परेचर गेव अ सिग्नल एट 2.6 ppm, ठीक है। 1H में क्या दे रहा है आपको, एक सिग्नल दे रहा है 2.6 ppm पे, और 13P में भी आ रहा है आपका एक सिग्नल 23 ppm पे, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हेन स्पेक्ट्रा वॉज रिकॉर्डेड एट लोअर टेम्परेचर, जब आपने लोअर टेम्परेचर पर रिकॉर्ड किया तो उस केस में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न देखने को मिलता है। अब बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न का यहाँ पे रीजन क्या रहा होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी भाई, देखो इनिशियली ये हाइड्रोजन क्या कर रहे होंगे ना, इस तरीके से देखो ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लगातार रोटेट हो रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके के रोटेशन को क्या बोला जाता है, प्रोपलर टाइप रोटेशन बोला जाता है, ठीक है। प्रोपलर टाइप रोटेशन बोला जाता है इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे बैरी स्यूडो रोटेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये क्या है भाई आपका, ये आपका एक टीबीपी कॉम्प्लेक्स, और टीबीपी कॉम्प्लेक्स में आपकी क्या होती है, बैरी स्यूडो रोटेशन यहाँ पे देखे जाते हैं, तो इसमें बैरी स्यूडो रोटेशन होगा। और अल्कीन का ना अल्कीन कैसे यहाँ पे रोटेट करेगी, प्रोपलर टाइप यहाँ पे किसमें मोशन में। आपने कभी वो देखा होगा फ्रॉथ, ये क्या बोलते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ना मेटलर्जी में, उसमें क्या होता है इस तरीके से घूमता है, तो ये भी यहाँ पे इसी तरीके से क्या होती है, लगातार घूमती है अल्कीन, ठीक है। जिसकी वजह से आपके ये जो प्रोटोन है इनिशियली, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे खड़ा होता है, और ये लगातार ऐसे फिर क्या होता है, घूमता है ऐसे, इसके अलोंग ये यहाँ पे घूमता है, ना कि इसके अलोंग, ठीक है। ऐसे समझिए इरिडियम, यहाँ पे ये चारों क्या थे, ऐसे थे, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से लो टेम्परेचर पे ना, सॉरी ये लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इस तरीके से ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर पे आते हो तो ये घूमते रहते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मतलब इस तरीके के रोटेशन को आप क्या बोलते हो, प्रोपलर टाइप रोटेशन यहाँ पे बोलते हो, जिसकी वजह से आपका ये बी वाला आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा।
ए वाले में क्या बोला, बैरी सुडो रोटेशन, ये चीज सही थी, लेकिन रोटेशन ऑफ इथिलीन यूनिट अलोंग सीसी एक्सिस, कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलोंग यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रोपेलर टाइप मोशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। बाकी ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ये कहाँ पे आती है, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी में आती है, यहाँ पे इनका कोई रोल था ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप कभी पढ़ोगे यहाँ से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, इनकी ट्रांजिशन स्टेट्स आता है। ठीक है, तो रेदर ट्विस्ट में आपको याद रखना है, ट्रांजिशन स्टेट का जो पॉइंट ग्रुप होता है C2V होता है, और बेलर ट्विस्ट में C3V होता है। इसके अलावा बॉन्ड डैंगलिंग में डिपेंड करता है कि डैंगलिंग हुई कहाँ से, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई कहाँ से, उसके बाद वहाँ पे आप पॉइंट ग्रुप निकाल पाते हो। इतना ही आपसे यहाँ पे पूछता है इनमें से। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन, मतलब पहले तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो, उसके बाद क्या हो, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे ना अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पहला वाला केस है, इसमें यहाँ पे क्या है, देखिए दिस इज CH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन, और मेटल यहाँ पे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, तो प्लेटिनम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो CH2 आ गया। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग होगी यहाँ पे, और जस्ट दूसरे कार्बन पे से आपका ये ऑलरेडी चिपका हुआ है इस तरीके से, तो ये स्पीसीज आपकी फॉर्म में हो जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। उसके अलावा यहाँ पे 2 फॉस्फोरस की यूनिट लगी हुई है, ये लीजिए, और आपका यहाँ पे एक ये अराइल ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है। फिर ये अराइल ग्रुप यहाँ से क्या कर लेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन करेगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन करेगा तो आपका यहाँ पे ये जाइलीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ऑर्थोजाइलीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो CH3 यहाँ पे, CH2 इसको क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखिए भाई ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो देखिए, अब ये जो जिरकोनियम है ना, ऑलरेडी किसमें है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन के कोई चांस बनते ही नहीं है। एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है वो यहाँ पे कैसे होता है, देखिए ये आपका गामा हाइड्रोजन है, हाँ एक मिनट, हाँ ये गामा हाइड्रोजन है, ये यहाँ से क्या करता है, इस गामा हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है गामा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गामा एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे कोई इस तरीके से ये नहीं होता है कि यहाँ पे पहले गामा हाइड्राइड एलिमिनेशन ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, गामा हाइड्राइड एलिमिनेशन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गामा एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन होते ही ये यहाँ से इस पर अटैक कर देगा, तो आपका ये चीज फॉर्म हो जाएगी। ये वाला जो केस है, इसमें जब आप देखोगे, इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखिए दिस इज CH3, और टेंटलम अपनी क्या है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4। ठीक है, तो टेंटलम की तो ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा भी होता है, बट इस केस में ना आपका देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के लिए यहाँ पे कोई भी वीक बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए ये CH3 इसको पकड़ेगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज बीटा एब्स्ट्रैक्शन। बीटा एब्स्ट्रैक्शन इसे बोला जाता है, बीटा एब्स्ट्रैक्शन, ये लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, और जब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन आपका होएगा ना, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 से इंक्रीज होगी। और टेंटलम आपका कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, टेंटलम होता है आपका ये क्या बोलते हैं, वेनेडियम वाले में। ठीक है, रुक जाइए, क्रोमियम टेंटलम, क्रोमियम क्रोमियम टंगस्टन टेंटलम, यस, तो क्रोमियम वाले में तो बिल्कुल +4 से +6 में जा सकता था, लेकिन इस केस में ना दूसरी चीज क्या होनी चाहिए यहाँ पे, इसके पास कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड साइट्स होनी चाहिए, यानी कि जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए, 3 या 4 में होना चाहिए, जो कि इस केस में आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, 3 4 होता तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिवली अवेलेबल साइट होती जहाँ पे आपका क्या होता, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका बीटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। इसके अलावा ये चीज इस तरीके से आपकी फॉर्म हो जाएगी बेंजाइन, और यहाँ पे मीथेन आपका बीटा एब्स्ट्रैक्शन से निकल जाएगा। अब जब आप इस कॉम्प्लेक्स की ओर को देखोगे, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले केस में यहाँ पे ये निकल है आपका, यहाँ पे से ये चीज निकलेगी, अच्छा ये निकल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए ये निकला, और यहाँ पे इस फॉस्फोरस PPS3 ये लीजिए, और यहाँ पे आपका ये है, इसने सबसे पहले यहाँ पे डोनेशन किया होगा निकिल, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या कर गया होगा, रेजोनेट कर गया होगा इस तरीके से, ये लीजिए।
ठीक है। और मेटल के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ 3 बॉन्ड है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है पूरा। यहाँ पे सबसे पहले ये जब निकला होगा ना, तो निकिल के ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसने फास्फोरस पे अटैक किया होगा, ये डेंसिटी आगे गई और फिर इस डेंसिटी ने क्या किया होगा निकिल पे, निकिल ने जो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किए, इसने वापस से वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, निकिल को दे दिए। तो आपका बना क्या यहाँ पे, फास्फोरस, इसके 3 बॉन्ड, ये यहाँ पे आपका ये रहा, ये रहा, ये रहा ऑक्सीजन, ये लीजिए निकिल, ये लीजिए निकिल। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे फर्दर देखो, अब देखो निकिल वापस से यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से इसने दिए हैं तो यहाँ से इसने ले लिए। अब इसके बाद वापस ये क्या करेगा, यहाँ से एक पहले यहाँ से इसको डिसोसिएट करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा तो यहाँ पे आपका ये पीएच इस तरीके से यहाँ पे मूव होके आएगा। ठीक है, ये पीएच यहाँ पे मूव होके आएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो स्पीसीज है ना, ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि फॉस्फोरस के ऊपर जब आप एक, ये लीजिए 2, इधर 2 फिनाइल लगाओगे, तो यहाँ पे आपका ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इसने दिखाया नहीं है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, इस बॉन्ड में यहाँ पे एक पीएच के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, तो यहाँ पे आपका निकिल, ये डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, ये लीजिए कुछ इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म होगी। ये लीजिए यहाँ पे पीएच आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, जो दूसरा बचा हुआ लिगेंड यहाँ पे बाहर से क्या दिया, पीपीएस3 दिया, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इसको आगे की ओर ले चलता हूँ। देखो निकिल, ठीक है, इधर का पोर्शन ये रहा, यहाँ पे आपका पीएच है, यहाँ पे आपका पीएच3 है। ओके, इसके बाद यहाँ पे इसने अल्कीन के 2 इक्विवेलेंट दिए, तो सबसे पहला इक्विवेलेंट तो क्या करेगा, इस पीएच को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। उसके बाद ये 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखिए निकिल, और यहाँ पे आपका ये लो यहाँ पे पीएच आ गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे से क्या करेगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेगा, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टाइरीन मॉलिक्यूल इस तरीके से आउट हो जाएगा, ये लो, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, निकिल हाइड्राइड का बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। और यहाँ पे साइट वेकेंट हो जाएगी, जिसपे अल्कीन का दूसरा इक्विवेलेंट आके आपका चिपक जाएगा, अल्कीन का दूसरा इक्विवेलेंट आके यहाँ पे चिपक जाएगा इस तरीके से, ये लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स आपका फाइनली फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो जो कि आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, और स्टाइरीन आपका यहाँ पे आउट हो ही चुका है। बस इस केस में ना यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या है भाई, देखिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। मैकेनिज्म मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, कुछ इस तरीके से जाएगा। इनिशियली ये डिसोसिएट होगा, ये निकिल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस पे फेंकेगा, यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा, जैसा आपका 1,4 अटैक होता है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ये इसमें क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली एक पाई बॉन्ड आपको दिखेगा, हालांकि उसने यहाँ पे मे बी हटा दिया हो, तो वो ये चीज आप समझ सकते हो। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन सबसे पहले यहाँ पे हुई, उसके बाद इसमें देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ यहाँ पे आपका, और रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके अलावा यहाँ पे तो खाली गामा एक्सट्रैक्शन, ये बीटा, और इसमें भी आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, लेकिन इसमें आपका क्या हुआ है ना, उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ है, रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हुआ, तो दैट्स वाई ये वाला जो आपका है, ये वाला आपका यहाँ से गलत हो गया। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है जिरकेनोसिन आपका ये कंपाउंड आपको दिया है, व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ PMe3 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड X, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द रिएक्शन रिजल्टेड इनटू रिलीज ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब अगर सही मायने में मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या है, व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा आपको फाइनली यहाँ पे एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। ये जो है आपका, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होना चाहिए। जब आप एक बार ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पे देखो जिरकोनियम का आपका क्या क्या होता है, 4 हो गया, ठीक है, 5 5 10 हो गया, और 2, और ये क्या हो गया आपका, अगेन 2 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई आपका,
ये तो 16 हो रहा है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं हो सकता। ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 2 2 4 8, और 8 और 10 18, ये आपका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखोगे ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, और जब आप इसे देखोगे 4 14 14 15 16 17 18, ये भी आपका 18 हो सकता है। ठीक है, ये लीजिए। अब एक बार देख लेते हैं कि देखो ये नहीं हो सकता, तो इसको तो सबसे पहले हटा दीजिए। अब बी सी और डी में अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन का रिलीज भी कराना है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे जिरकोनियम जर्नली वैसे ना यहाँ पे एक तो ये कर सकता है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन दे दे। रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा तो यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, ये कंपाउंड आपका फॉर्म कर दे, और आपका यहाँ पे क्या आ जाए, इस तरीके से Cp और यहाँ पे Cp आ जाए। ठीक है, दो वैकेंट साइड जनरेट होंगी जिनमें दो के दो आपके PMe3 आ जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो 4, ये आपका 5 5 10 14 और 4 18, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। जब आप देखोगे यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ आपकी फॉर्म नहीं हुई हो सकती है जब ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, वरना कंडीशन तो सफाइस कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है, और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ पे रिलीज भी हो रहा है, कोई इशू ही नहीं था, ये हो सकता था आपका आंसर, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया नहीं है। अब हम जाएंगे दूसरी कंडीशन की ओर को। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करके देख लेते हैं। मैंने पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन क्यों की, क्योंकि जिरकोनियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहाँ पे इसका क्या है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 कॉन्फ़िगरेशन में ना जनरली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इतनी फास्ट होती नहीं है। ठीक है, D2 ऑनवर्ड जो आपके मेटल होते हैं उनमें रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होती है आपकी, काफ़ी फास्ट होती है। उसके अलावा सॉरी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या होती है आपकी, काफ़ी फास्ट होती है। और रिडक्टिव एलिमिनेशन की तो प्राइमरी कंडीशन ही क्या होती है आपकी, कि मेटल आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जो कि इस केस में था भी, इसलिए हमने इस बात को चूज किया। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम अगले ऑप्शन मतलब अगली पॉसिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। एक बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब आप यहाँ से करोगे तो जिरकोनियम, इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये लिख दिया मैंने CH2, और ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। ये यहाँ से इस पे जाएगा, ये यहाँ से इस पे आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, हाइड्राइड निकलेगा तो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, जिरकोनियम हाइड्राइड, और ये आपका अल्कीन, और यहाँ पे आपका इथेन, ये लीजिए। और ये आपका यहाँ पे C पेयरिंग आ गई, और ये आपकी दूसरी C पेयरिंग आ गई। इसके बाद अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकालना, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको पकड़े, रिडक्टिव एलिमिनेशन करे, और यहाँ पे आपका इथेन यहाँ से निकले इस बार। पिछले बार हमारा ब्यूटेन निकला था, इस बार इथेन निकले, और यहाँ पे जिरकोनियम, अल्कीन, और एक वेकेंट साइड जिस पे आपका PR3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Cp है, यहाँ पे Cp है। तो अब अगर आप देखोगे 4 इन दोनों का, मतलब 2 इसका 2 इसका, ये 4 इसका, 5 और 5 10 14 और 4 18, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपका इथेन क्या निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, इथेन हाइड्रोकार्बन निकलेगा, तो ये C वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। C वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे इसने एक्सेस में PMe3 की जगह, अगर इसने PMe3 की जगह यहाँ पे क्या दिया होता आपको, इथीन दी होती, तो उस केस में ना आपका क्या होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता। लेकिन इथीन ना देने का यहाँ पे रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये अगर इथीन देता ना, तो आपका ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये आगे को यहाँ से मूव कर ही नहीं पाता। ठीक है, इथीन अगर देता तो इक्विलिब्रियम इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाता आगे को, क्योंकि इथीन तो यहाँ पे आपका फॉर्म भी हो रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आपके आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने कर लिए क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, होमोजीनियस कैटलिस्ट हुज मेटल आयन डज नॉट अंडरगो आइदर ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन इन एनी ऑफ द स्टेप ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्मिनल ओलिफिन्स। अच्छा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नॉट अंडरगो आइदर ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन ना जाता हो, या फिर आपका क्या ना जाता हो, रिडक्टिव यहाँ पे आइदर ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्शन डज नॉट अंडरगो आइदर ऑक्सीडे अच्छा, ठीक है, ठीक है। द होमोजीनियस कैटलिस्ट हुज मेटल आयन डज नॉट अंडरगो ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन एनी ऑफ द स्टेप ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्मिनल ओलिफिन्स।
तो देखो भाई ये तो सिंपल सा है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्मिनल ओलिफिन्स की बात कर रहा है। ये आपका देखो यार सिंपल, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला कैटलिस्ट आप जानते हो, दिस इज, ये क्या है भाई आपका क्रैबट्रीज कैटलिस्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्राउन्स कैटलिस्ट है, ठीक है। और ये पता नहीं यार यहाँ पे ये कौन सा कैटलिस्ट है, इसका नाम मुझे पता है नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला था, होमोजीनियस कैटलिस्ट हुज मेटल आयन डज नॉट अंडरगो इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एनी ऑफ द स्टेप ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्मिनल ओलिफिन। अब देखो भाई ये वाला जो कैटलिस्ट है ना, इसकी भी मैं आपको खास बात बताता हूँ। आप इसको थोड़ा बहुत कोरिलेट किससे कर सकते हो पता है, चलो कोरिलेट मत करो, मैं आपको सीधे बताता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट में तो आप पढ़ते हो कि इनिशियली क्या होता है भाई, सबसे पहले ये यहाँ पे पीपीएस3 को यहाँ से हटाता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका एक मतलब डिसोसिएशन होता है, और ये टी शेप स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म होती है, टी शेप बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बनती है। उसके बाद ये H2 के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें बस एक कंडीशन सफाइस करनी थी, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। विल्किंसन क्रैबट्री कैटलिस्ट का भी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसी तरीके से जो ब्राउन्स कैटलिस्ट है इसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। ये वाला जो कैटलिस्ट है इसमें आपका इनबिल्ट यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आई थिंक यहाँ पे डायरेक्टली आपकी क्या आएगी, अल्कीन आएगी, ठीक है। अल्कीन पे ये क्या कर देगा, हाइड्रोजिनेशन यहाँ से कर देगा, तो आपका यहाँ पे आई थिंक कोई यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन से आपको क्लियर भी हो रहा होगा, दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट, दिस इज क्रैबट्रीज कैटलिस्ट, दिस इज ब्राउन्स कैटलिस्ट, तो ये आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा कि इसका यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिडक्शन या रिएक्शन, यहाँ पे ये +1 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से रोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका Cl है, तो ये +3 में गया, कहाँ से, +1 से, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, ये आपका इनिशियली +1 में होता है, ये दो कॉर्ड आपके डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, पहले यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, फिर 1,2 माइग्रेटरी एडिशन इसके साथ होगा, फिर दूसरा यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होके आपका ये कॉर्ड सबसे पहले कॉर्ड से क्या बनता है, साइक्लोऑक्टीन बनता है, फिर ऑक्टीन में से क्या होता है अगेन इसका यहाँ पे रिडक्शन होके पूरा हट जाता है, दो यहाँ पे इस तरीके की इरिडियम सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाली स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेप से पहले आपका यहाँ पे दो बार मतलब एक ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और उसके बाद दो बार क्या होगा यहाँ पे एक बीटा 1,2 आपका क्या बोलते हैं 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा इस केस में तो आपका, तो ये भी सही है। मतलब ये यहाँ पे भी आपकी इन दोनों में से दोनों स्टेप हो रही है, इसमें भी दोनों हो रही है और इसमें भी दोनों हो रही है, बस इसमें यहाँ पे इनबिल्ट आपका हाइड्रोजन आपको दिया है, तो अल्कीन क्या करेगी, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये हाइड्राइड यहाँ से क्या कर देगा, इस पे इस तरीके से अटैक कर देगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो Cl वगैरह जो भी देर का वो फाइनली यहाँ से निकल जाएगा, आपको हाइड्रोजिनेशन करानी थी तो वो आपकी यहाँ पे हो चुकी है। तो इस स्टेप में इस दौरान यहाँ पे आपका कोई भी ऑक्सीडेशन का स्टेप मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। और इसी के साथ आपके सारे के सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं OMC के। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कभी भी यहाँ पे व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाद में हमारा प्लान है व्हाट्सअप फैसिलिटी ऑन करने का, तो उसमें वो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, सून वी विल ब्रिंग, ठीक है। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।